नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज एएनआई के रिपोर्टर के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत सोचा समझा और रणनीति के तहत एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्ट्रक्ट किया कि जो आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उसकी खरीद को आप बंद कीजिए। तो मुझे मोदी जी ने कहा फोन के ऊपर कि जी साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हम धीरे धीरे जो रशिया का तेल है उसे खरीदना कम कर देंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा और एक प्रोसेस है जिसके तहत ये होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम कर देंगे। और दूसरा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिया कि जो भारत है उसमें हर साल हर 6 महीने के अंदर जो लीडरशिप है वो चेंज होती है और मैंने वो होती देखी है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो काफी लंबे समय से टिके हुए हैं। मैं उन्हें बड़ा आई लव मोदी, मैं अप्रिशिएट करता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि जिससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी जो राजनीति है वो खराब हो जाए। तो आप समझिए, एक ही बयान के जो ये दो हिस्से हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम जिस सोवरेन ऑटोनॉमी की बात करते हो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं कहूं तुम्हें रशियन तेल खरीदना बंद करना है, तुम्हें करना पड़ेगा, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं करूंगा। अब किस तरीके से ये झूठ है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा ये है कि वो ये कह रहा है कि अब तक जो मैंने बयान दिए हैं उससे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो धीरे बहुत असहज हो जाता है। और ये तो छोटे छोटे बयान हैं। अगर मैंने कभी एक दो चार बड़े बयान दे दिए या कुछ कर दिया तो आपकी सत्ता भी जा सकती है, आपकी राजनीति खराब हो सकती है। यानी कि इनडायरेक्ट थ्रेट है रिजीम चेंज का। देखिए, इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को आप समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान क्यों दे रहा है, और काफी समय से डेस्परेशन किस चीज के लिए। और अजीत डोभाल की जो अभी पिछले 1-2 दिन में एक यात्रा हुई है, उसने किस तरीके से इस चीज को और इग्नाइट कर दिया और तेजी से आगे बढ़ा दिया। सबसे पहला, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जो पूरी की पूरी राजनीति एक तो पर्सनल गेन के ऊपर है, मेरा परिवार कैसे बढ़े, मेरी कंपनीज कैसे बढ़े, क्रिप्टो से पैसा कैसे कमाए, वो सब चीज है। लेकिन जो इसका पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है वो दो बड़े सेगमेंट से हुई है। पहला, एग्रीकल्चर लॉबी, इसलिए वो चाहता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के अंदर आकर बिके, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना ने सोयाबीन ऑलरेडी बंद कर दिया है, वो ब्राजील से ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर खरीद रहा है। तो जो वहां की एग्रीकल्चर लॉबी है, जो ग्रामीण इलाका है अमेरिका का जहां इसका असली वोटर है, उसका जो प्रोडक्ट वहां सड़ रहा है वो चाहता है कि भारत में बेचे, और भारत उसे मना कर रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो लॉबी है जो इसे फंड करती है वो वहां की ऑयल लॉबी है। अब वो चाहती है कि जो अमेरिका के अंदर ऑयल निकल रहा है उसे बेचा जाए। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत क्योंकि रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, उसे खरीद सस्ती पड़ रही है, तो रिफाइनिंग करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ते में बेच रहा है। और हालात यह है कि आज के समय में जो डॉलर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $58 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6 महीने के लोएस्ट पे है। तो जो वायबिलिटी आती है अमेरिकन ऑयल की वो 60 से $65 के आसपास आती है, और उससे काफी नीचे चला गया है। तो अमेरिकन जो प्रोड्यूसर है उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। ये हिस्सा तो अब तक हमने समझ लिया कि ये सब होता है, लेकिन भारत ने एक और चीज पे अमेरिका की एक और दुखती नब्ज पर हाथ रखा है। जो अमेरिका है उसका जो वेस्टर्न एशिया है उसके बड़े ऑयल रिजर्व पे उसका ऑलरेडी कब्जा है। इराक हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, अलग अलग तरीके से उसने जो ऑयल रिजर्व्स हैं ऑलरेडी उनके ऊपर एक बड़ा कब्जा जमा कर बैठा हुआ। अब अमेरिका की जो नजर है वो है सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये जो 5-6 कंट्रीज हैं, इनके जो हाइड्रोकार्बन के जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर इनकी नजर है। इसीलिए जो अमेरिका है, अगर आप मैप से देखेंगे, ये लगभग 4-5 कंट्री हैं, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनके ऊपर अब अमेरिका की ऑयल है, गैस है, कोल है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके ऊपर अब अमेरिका की नजर है। इसलिए आप देख रहे होंगे अजरबैजान लिखा है साइड में, उसने इसीलिए अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में मध्यस्थता कराई कि ये एरिया अपेक्षाकृत शांत रहे, यहां किसी तरीके से एंट्री मिल जाए। और इन्हीं 5 देशों के ठीक नीचे आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। इसलिए अमेरिका को यहां पे बागराम बेस चाहिए कि मैं यहां पर आकर बैठूं। अजरबैजान तो है ही, मैं यहां पर भी आके बैठूंगा, तो इन जो एशियन रिपब्लिक्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनके ऊपर मैं नजर बनाए रखूंगा।
इसलिए जॉर्जिया महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पर भी रिजीम चेंज और ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं, क्योंकि ये वो रीजन है जहां से बैठकर आप इसे एनसर्कल कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो कजाकिस्तान दिख रहा है उसके ऊपर तो रशिया, वहां तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साउथ से आपको करना है, इसलिए उसे बागराम चाहिए, वहां के बैठना है, इसलिए उसने अजरबैजान आर्मेनिया की शांति कराई है, सब कुछ कराया है। लेकिन उसे पिछले एक हफ्ते में दो बड़े झटके लगे। पहला, अफगान पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है, अफगान पाक जो वॉर हुई है, उसमें जिस तरीके से अफगानियों ने पीटा है, तो जो उसे बहुत स्मूथ ट्रांजिशन लग रहा था कि भैया पाकिस्तानी पीटेंगे, 5-7-10 दिन में कार्यक्रम समाप्त कर देंगे और जाकर मैं वहां बैठ जाऊंगा, और इसी दौरान 9 से 10 देश कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम बागराम में आपको नहीं बैठने देंगे। इसका मतलब जो स्मूथ ट्रांजिशन बागराम में होना था वो नहीं हो पाया, उससे वो परेशान है। और जो दूसरा उसे बड़ा झटका लगता है वो ये लगता है कि जो भारत है, जब 15 अगस्त 2021 के अंदर अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, तो भारत ने वो सिग्निफिकेंस को समझा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, हम इस सिग्निफिकेंस को समझते हैं। तो भारत ने 2022 के अंदर इन पांचों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ एक डायलॉग शुरू किया, और उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी है वो प्राइम मुद्दा है, और इन 5 देशों के साथ मिलकर भारत, ये भारत प्लस ये 5 देश हैं, एक डायलॉग इन्होंने शुरू किया कि नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको लेकर किस तरीके से 6 देशों में, 5 वो और एक भारत, इनका कोऑपरेशन बढ़ सकता है। यानी कि अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनीज वहां पहुंचती, ट्रंप के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज वहां पर पहुंचती, उससे पहले भारत और रशिया वहां जाकर अपने इन्फ्लुएंस को असर्ट करना चाह रहे हैं, कम से कम उस गेम में अपनी टांग फंसाना चाहते हैं कि भैया ठीक है, हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, आप आएंगे उससे पहले हम यहां तैयार बैठे हैं। और इसीलिए जो अजीत डोभाल है वो इस समय किर्गिस्तान के अंदर है, जो उसकी बिश्केक करके कैपिटल है उसके अंदर है, और वहां पर जो ये इन 5 देश हैं उनसे मुलाकात चल रही है, और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास है। और ये उस दौरान हो रहा है जब अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अफगानिस्तान का एफएम भारत के अंदर है, और अजीत डोभाल ऑलरेडी किर्गिस्तान में है, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, बीच में तजाकिस्तान पड़ता है, वो भी इस डायलॉग का हिस्सा है। और ध्यान दीजिएगा, अजीत डोभाल की बहुत ही लो प्रोफाइल 2 बड़ी, जो एक तरीके से कह सकते हैं यात्राएं अफगानिस्तान की ऑलरेडी हुई, तब जाकर मुत्ताकी भारत आए। मुत्ताकी पहले मॉस्को जाते हैं, उसके बाद वो भारत आते हैं। यानी कि इस एरिया के अंदर किस तरीके से अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक्टिव हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट बड़ा गढ़ है, अनटैप्ड है। वेस्ट एशिया की सब बात करते हैं कि बहुत है, वेनेजुएला की सब बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं करते हैं। आप ये समझिए, तो जो तुर्कमेनिस्तान है, मैं दोबारा से मैप लगा देता हूं, जो तुर्कमेनिस्तान है वो गैस का एक बड़ा रिजर्व है। उज्बेकिस्तान में गैस बहुत ज्यादा है। कजाकिस्तान, उसमें ऑयल है प्लस कोल है। उसके अलावा किर्गिस्तान, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसके बहुत स्कोप है। तजिकिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज में किसी में कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये सब कुछ है। और इनमें से कुछ कंट्रीज तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप टाइप भी है। वहां जाकर भारत अगर उनसे बात कर रहा है, रशिया का वहां सपोर्ट मिल रहा है, और भारत अगर वहां पे इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, तो जो ट्रंप का जो नेक्स्ट बिग ड्रीम है कि हम यहां से कुछ अमेरिका के लिए लेके आ सके, उसमें भारत अड़ंगा अड़ रहा है। इसलिए अमेरिका को दिक्कत है, इसलिए अमेरिका परेशान है कि ये सब चीजें क्यों, ये जो सारी घटनाक्रम है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने, सिर्फ क्योंकि डोभाल वहां पहुंच गया इसलिए हुआ, लेकिन आप समझिए कि भारत इस जो जियोपॉलिटिक्स है, तेजी से बदलती जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से अपनी जो बेट है उसे हेज कर रहा है, किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा अपने नेबर के अंदर अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है। और यहां से तजाकिस्तान में ऑलरेडी भारत का एक एयरबेस भी है, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं भारत के एयरफोर्स के, और वो ठीक अफगानिस्तान के ऊपर पड़ता है। तो जो अफगानिस्तान को अगर सपोर्ट मिलना चाहे, भारत देना चाहे, रशिया देना चाहे, चाइना देना चाहे, तो बहुत आसानी से इन देशों के माध्यम से दिया जा सकता है। और जो अमेरिकन ड्रीम है, जो पाकिस्तानी ड्रीम है, पाकिस्तान का तो जियोपॉलिटिकल वाला है कि भैया हमारी जगह ऐसी है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का ड्रीम है कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। उसमें ये तीनों चारों देश, ईरान भी है, सामने आकर खड़े हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप को ये फ्रस्ट्रेशन है कि हम जहां पर भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन लोगों को मिल रही है।
और जो अजीत डोभाल की यात्रा है उससे निश्चित तौर पर जो अमेरिकन हल्का है वो बहुत सहज नहीं है। और भारत ने 2021 के बाद इस चीज को, सिग्निफिकेंस को समझा और 22 से ही शुरू हुआ और ये तीसरी बैठक है। और जब सब कुछ चल रहा है तो डोभाल साहब वहां है। और ये देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब किया, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे मोटिव हैं। पहली बात, भारत से ज्यादा सामान चाइना खरीद रहा है रशिया से। भारत कुल मिलाकर $3.6 बिलियन के हाइड्रोकार्बन्स खरीद रहा है रशिया से, जिसमें $2.5 बिलियन के आसपास का हमारा ऑयल है, बाकी कोल है और ऑयल प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग। चाइना $5.5 बिलियन खरीद रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ है। वो एकदम से कहेगा अच्छा रेयर अर्थ नहीं देता, लेकिन भारत को परेशान करने का पूरा प्रयास है क्योंकि से वो लो हैंगिंग फ्रूट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है, देखिए उसमें भी कई मोटिव हैं ट्रंप के। पहला, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे सेटिस्फाई करना चाहता है कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक देश है भारत, उसने मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश की, मैंने देखो उसकी कैसी अकड़ मरोड़ दी। तो मुझे नेगोशिएट करना आता है, मैं मजबूत हूं, मैं जो चाहता हूं, जिससे चाहता हूं वो निकलवा लाता हूं, बाइडन नहीं कर पाता था। उसके बाद वो प्रेशर भारत के ऊपर भी असर्ट करना चाह रहा है। अब मान लीजिए इसमें 3 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री या तो ये कह दे कि भैया हाँ मेरी बात हुई है और ऐसा हुआ है तो नुकसान, भारत मना कर दे। तो ये अगर प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर इसमें बात करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाते हैं, भारत वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर भारत साइलेंट रहता है तो जो भारत में विपक्ष है वो कहेगा मोदी जी बोलते क्यों नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन आज ही जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ कहा कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप का जो भी बयान आया है उस पर हमने एक प्रेस विज्ञप्ति दी, हमने साफ बताया कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें जो जो ऑप्शन होगा, जहां से सस्ता मिल रहा होगा, एनर्जी सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो करना होगा हम करेंगे। जहां सस्ता मिलेगा वहां से करेंगे। अमेरिका कह दे हम सस्ता दे रहे हैं, भैया रूस दे रहा है मान लीजिए $55, वो कहे हम 53-52 में दे देंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर एडजस्ट करके हमें सस्ता पड़ता है वहां से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही एंड में कि एज पर माय नॉलेज, मेरी नॉलेज के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है फोन के ऊपर। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो पता चलना चाह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मोदी जवाब देंगे। अरे मोदी क्यों देंगे, यही तो हो रहा है ना खास कि डोनाल्ड ट्रंप का जवाब भारत का एमईए का स्पोक्स पर्सन देता है। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देता है कि हम जो भी चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, और ट्रेड डील और आने वाली है, वो और आर्म ट्विस्ट कर रहा है और प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है। तो जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है ट्रंप की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस चीज को लेकर आगे बढ़े। उसे लगा कि भारत को तो आसानी से टेम किया जा सकता है, आसानी से उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन वो स्थिति उसके सामने हो नहीं पा रही। और इसके माध्यम से वो एक और चीज कर रहा है कि ब्रिक्स और भारत और रशिया के बीच में एक मिसट्रस्ट क्रिएट करने का प्रयास है, ट्रस्ट डेफिशिएट क्रिएट हो। रशियन सोचे अच्छा यार मोदी की बात हो गई ट्रंप से और वो कह रहा है कि हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, इसका मतलब मोदी डबल गेम खेल रहा है। ये भी प्रयास है, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे कि भारत और रशिया के जो संपर्क हैं, जो कम्युनिकेशन है, वो अलग लेवल पे चल रहा है। भैया तुम्हारा तो अपने मंत्रियों से अलग समझ, तुम मतलब जो कम्युनिकेशन गैप है तुम उससे कंपेयर कर रहे हो भारत और रशिया के कम्युनिकेशन। और पुतिन भी भारत आने वाले हैं, उससे पहले अगर ये मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, ये मिसट्रस्ट वाली भावना आ जाती है, तो ये ट्रंप के लिए इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। वो भी उसका प्रयास है। और उसके अलावा वो ये दिखाना चाह रहा है कि जो भारत है उसकी जो डिप्लोमेसी है उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे एक बयान से, मेरे एक निर्णय से भारत की डिप्लोमेसी एकदम से जहां से शुरू होती है वहीं आकर खत्म हो जाती है। ये उसका प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से सधे तरीके से भारत अपनी डिप्लोमेसी को लेकर आगे चल रहा है, बहुत खुल के क्यों जवाब देना। ठीक है एमईए के स्पोक्स पर्सन ने जवाब दिया, ठीक है भारत का स्टैंड क्लियर हो गया। ऑप सिंदूर पर भी भारत ने संसद में जवाब दिया, मोदी ने साफ कहा किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं हुई, जयशंकर ने साफ कहा कि ट्रंप से बात नहीं हुई। अब एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया फोन पे बात। मैं अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को खुला चैलेंज है, ये बता देना आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे कब बात हुई, उसकी ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए। आप तो एक जो क्लोज कॉन्फिडेंस में बात हो रही है, अगर हुई है तो आप उसे भी तो वायलेट कर रहे हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्म एल शेख नहीं गए।
इसलिए वो G7 में नहीं गए। G7 ये G7 के बाद वहां जाना था अमेरिका, जहां वो 250 रुपए की प्लेट खाने आया था मुनीर, वहां जाकर वो खड़े नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों को साथ खड़ा करके फिर कुछ इसी तरह के गड़बड़ काम करेगा। तो ये एक तरीके से ट्रंप को भी उसकी जो जगह है वो दिखाई जा रही है। तो जिस तरीके से डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरीके से काम सब कुछ चल रहा है, मुझे लग रहा है भारत एक बेहतर अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, और चीजें बेहतर की जा सकती है, कम्युनिकेशन को और बेहतर किया जा सकता है। अगर ट्रंप ने वो बयान दिया सुबह, तो भारत को चाहिए था कि जल्दी से रिबटल आए। शाम तक रिबटल आता है बहुत नुकसान हो जाता है। कुछ लोग हैं बेगानी शादी में जो अब्दुल्ले होते हैं, वो कूद पड़ते हैं नाचने के लिए, ऐसे ही कुछ है जो कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर दिया और अनाउंस कर दिया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं। अरे भैया किसने कहा नहीं खरीद रहे हैं? रशिया का जितना सी से ऑयल आता है, सी रूट से जितना ऑयल आ रहा है, उसका 38% भारत खरीद रहा है, $2.5 बिलियन का। चाइना के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत है। क्या दिक्कत है आपको? कहां हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है? और ट्रंप ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस गिर रहे थे ना, इसके एक बयान से मात्र ऑयल प्राइसेस 1% जंप कर गए। जो कंपनीज को नुकसान हो रहा है ना, अमेरिकन कंपनीज को, उसको बैलेंस करने का प्रयास। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेचुलेटरी नोट भेज रहे हैं। ठीक है भाई, उधर से हैप्पी बर्थडे आया, हमने थैंक यू बोल दिया। आपने गाजा पीस प्लान के ऊपर बात की, भारत का स्टांस है गाजा के लेकर, पैलेस्टीन को लेकर, इसराइल को लेकर। इसराइल भारत का एक अच्छा दोस्त है, पैलेस्टीन के ऊपर भारत का एक स्टैंड है। भारत ने कह दिया कि ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब विफल होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी तो फिर ट्रंप के ऊपर आएगी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप शर्म अल शेख में नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो मुनीर को और भारत को साथ खड़ा करता, या शाहबाज को और मोदी को साथ खड़ा करके कुछ भी बयान दे देता। और आप कह रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया ऑप सिंदूर में। अरे भाई साहब, संसद के पटल से हुआ है। अब आप थाईलैंड जाओगे, कंबोडिया जाओ, कोलंबिया जाओगे, आप संसद में नहीं रहोगे तो आपको कैसे पता रहेगा कि दिया नहीं दिया? तो जिस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल प्रयास है मोदी के ऊपर दबाव बनाने का, मुझे नहीं लगता कि बहुत फर्क डालेगा। और बिहार चुनाव से ठीक पहले देखिए, हमें लगता है कि हम कहां डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चीजें उसी परिप्रेक्ष्य में चलती हैं, कोइंसिडेंस नहीं होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और कहीं की भी राजनीति आप उठा के देख लीजिए, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, कहीं पर भी कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। सब प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होता है, और वही हो रहा है। आप बिहार चुनाव से पहले एक प्रयास है कि मोदी के ऊपर दबाव बनाएं, क्योंकि बिहार के अंदर मोदी और नीतीश जिस तरह का एक कल्ट फिगर लेकर चलते हैं, वो इस चुनाव को और उसकी जो रूपरेखा है, जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट है, वो तय करने में निर्णायक भूमिका है। कामयाब नहीं होंगे, लेकिन प्रयास है। इसके ऊपर खैर जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।